हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत से चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं एनसीईआरटी के बेस पर। जितना सिलेबस है आप में उसके हिसाब से सारे कंसेप्ट, सारे हेडिंग हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आज हम लोग देखेंगे इनकी सभी के न्यूमेरिकल के बारे में, कि सभी फार्मूलाओं पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे लगेगा, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे क्यों बराबर एन ई पर। जो क्यों क्या होता है, क्यों आवेश होता है, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और स्मॉल ई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको सी से डिनोट करते हैं, उतने के बराबर होती है। हम लोग इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का धनावेश रह जाए। देखिए, हम लोग पता है कि कोई भी धातु का टुकड़ा है, परमाणु रहे, तो पूर्णतः उदासीन होता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, जैसे इस पर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब ऋण बाहर निकल रहा है, ऋण बाहर निकल रहा है मतलब धातु का टुकड़ा या फिर परमाणु अब कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाते समय बच्चों को परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल को रिलेट नहीं करते हैं अपने दैनिक जीवन से, या फिर उसको अपने कंसेप्चुअल तरीके से उसको रिलेट नहीं करते हैं, तभी उनको न्यूमेरिकल लगाने में परेशानी होती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर अच्छे समझिए कि एक धातु के टुकड़े से, मान लीजिए धातु का टुकड़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं मतलब क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसका सोल्यूशन देखते हैं। इधर सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का धनावेश रहे। जब इस धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर उतना ही मात्रा में धनावेश होगा जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस पर थे तो पूर्णतः उदासीन था, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उतना ही ये धनावेशित हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है, कह रहा है कि 1.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का धनावेश इस पर रहे, मतलब आवेश का मान दिया है, कुल आवेश क्यों का मान दिया है 1.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक, और कुछ नहीं दिया। आगे कहा है कि एक धातु टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि n होती है वही पूछा है। अब E का मान हम लोग पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हमको n का मान निकालना है, तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्यों बराबर एन ई। क्यों का मान देखिए कितना है, 1.0 गुणे 10⁻⁻7 है, बराबर n तो निकालना ही है। ई का मान कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। n का मान निकालना है तो n बराबर इधर छोड़ देंगे, बाकी ये सब n के गुणे में चल रहे हैं, इधर आएंगे भाग हो जाएंगे ना। तो 1.0 है तो उसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं 10⁻⁻7 के बटे में 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो n बराबर कितना आ गया, 10⁻⁻7। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, इसके पावर में लग जाएगा, बटे में 1.6। तो n बराबर कितना हो गया, 10⁻19 में 7 गया 12 आ गया, बटे में 1.6 आ गया। इसको अभी और हल करेंगे। 10⁻12 में से इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻11, मिलाकर 12 हो ही जाएगा। इसके बटे में 1.6 लिख लेते हैं। ठीक, तो n बराबर कितना हो गया, 10 को गुणा कर देते हैं ना हम लोग दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर कितना हो गया, 100 हो गया, गुणे 10⁻11 बटे में 16 हो गया, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, ठीक, 4 बचा, 0 हो गया, 16 दूना 32, 8 0 16 25 80 गुणे 10⁻11। मतलब n का मान हम लोग को मिल गया, n का मान मिला 6.25 गुणे 10⁻11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो इतना मान आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। मतलब कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा देंगे धातु के टुकड़े से, तो इतने मात्रा में धन आवेश इस पर उपस्थित हो जाएगा। नोट कीजिए आप लोग इसे। तो देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल हो गया है। इसमें ध्यान से देखिए, जो क्यों बराबर यानी फार्मूला है,
इसमें ई का मान तो फिक्स होता है, मतलब कि इस फार्मूला में क्यू और यन दो क्या है, वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल में से अगर किसी एक का मान दिया रहे दूसरे का पूछ लेगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, जिसको हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा पक्षांतर करना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, बोला है कुछ? देखिए सवाल है जो कि कूलाम के नियम और कूलाम के सूत्र पर आधारित है। कूलाम का सूत्र देखिए यही है, दो बिंदु आवेश अगर रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल है उसका मान इतना होता है। अगर वो दोनों जो बिंदु आवेश है निर्वात अथवा वायु में रखे गए होते हैं तो, लेकिन अगर उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों किसी माध्यम में रख देते हैं कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान इतना हो जाता है जो कि निर्वात अथवा वायु से कम हो जाता है। इसी पर हम लोग सवाल देखते हैं। दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकुलाम व -6 माइक्रोकुलाम को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर के बराबर 4 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। उनके बीच आरोपित बल की प्रकृति, परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान समझेंगे, पहले सवाल के थोड़े थोड़े पार्ट को समझते हुए उसके हिसाब से हम काम करते जाएंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। दो बिंदु आवेश हैं, हम लोग दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, बना लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है ए पर रखा गया है, एक बी पर रखा गया है। ये दोनों बिंदु आवेश कितना है, 3 माइक्रोकुलाम और एक है -6 माइक्रोकुलाम। ठीक, तो हमें पता है देखिए ये दोनों आवेश क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं। एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में जो बल लगता है वो बल क्या होता है, वो आकर्षण का बल होता है। तो प्रकृति आ गई, प्रकृति क्या है, इनके बीच आकर्षण का है। प्रकृति मतलब हमको यही बताना है कि कौन सा बल लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, तो प्रकृति हम लोग निकल के आ गए, प्रकृति क्या है, आकर्षण वाला है। उसके बाद परिमाण निकालना, इनका मान कितना होगा। देखिए दोनों बिंदु आवेश जो हैं एक दूसरे से रखे गए हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। और इनको के बराबर कैपिटल 4 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं Q1 का मान कितना है, 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर में, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, और Q2 कितना है, -6 माइक्रोकुलाम। ये कितना हो जाएगा, -6 × माइक्रो में 10⁻⁻6 और कुलाम लगा है, कुलाम लगा देंगे। इनके बीच की दूरी, दूरी क्या होती है, स्मॉल आर होती है। स्मॉल आर से हम लोग दर्शाते हैं, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और कैपिटल के बराबर 4 परावैद्युतांक वाले माध्यम रखा गया है, तो ये दिया गया है। अब पूछा है कितना इनके बीच बल लगेगा, तो कैपिटल के वाले माध्यम रखा गया, मतलब हमको ये एफ के निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये एफ के वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर है। जब दो बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में कैपिटल के वाले माध्यम में रखा जाता है तो उनके बीच इतना बल लगता है, इतने सूत्र के बराबर, इतने मान के बराबर। तो हम लोग लिखते हैं जो एफ के है, एफ के वाला कितना है, देखिए जो 1/4πε0 होता है, इतने का मान 1/4πε0 जो मान होता है तो होता है 9 × 10⁹ ठीक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो वहां पर 1/4πε0 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 9 × 10⁹। उसके बाद Q1 × Q2 है। Q1 का मान देखिए, इसमें देखिए जो Q1 Q2 होता है, पहली बार इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगा, आकर्षण का। मतलब कि ए बिंदु पर जो आवेश है 3 माइक्रोकुलाम के, इस पर बल लगेगा बी वाले पर रखे आवेश की ओर, तथा बी वाले जो आवेश है उस पर बल लगेगा ए बिंदु पर रखे आवेश की ओर। बल का मान दोनों पर समान होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति आकर्षण का है तो दोनों समान आकर्षण बल से एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बल की एक दिशा निर्धारित हो गई है, तो उसमें हम आवेशों का जो मान होता है उसको चिन्ह के साथ नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस में से माइनस वाले चिन्ह को नहीं लेंगे, अब प्लस वाले तो वैसे भी हटा देते हैं, तो प्लस में ही माना जाता है। मतलब उनका सिर्फ परिमाण लेते हैं।
तो Q1 का परिमाण कितना है, 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 है। Q2 का परिमाण कितना है, 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 है। ठीक, और बटे में क्या है, बटे में देखिए कैपिटल के चल रहा है ना, कैपिटल के का मान कितना है, 4 है, तो बटे में नीचे 4 आ गया, इंटू आर का स्क्वायर है, आर डिस्टेंस कितना है, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2, तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग निकालते हैं एफ के का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3 6 18 कर लेते हैं, या फिर इनको ऐसे ही रहने दें। पावर को -6 जोड़ के कितना हो जाएगा, -12 बटे में 4 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और 10 घाते -2 का स्क्वायर करेंगे तो घात घात का गुणा हो जाता है, 10 घाते -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं, 2 दूना 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, तो एफ के का मान कितना हो गया, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81, नीचे 2 है, गुणे 10 के घाते, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ -12 है, नीचे देखिए 10 घाते -4 ऊपर आएगा तो +4 होगा, 100 को हम 10 घाते 2 लिख सकते हैं, तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो एफ के का मान कितना आ गया, 81 में अगर 2 का हम भाग देते हैं तो इतना आ जाएगा, गुणे 10 के पावर, इसको हम हल कर दें, कितना 9 4 13, 12 2 14, कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दशमलव थोड़ा इधर लगाकर। देखिए जब दशमलव को किसी अंक में हम बाईं तरफ लेकर आते हैं, एक स्थान अगर बाईं तरफ लेकर आते हैं तो फिर 10 के पावर में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, तो दशमलव देखिए इधर बाईं तरफ आएगा तो 4.05 हो जाएगा, और इसमें जब +1 जुड़ जाएगा 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, मतलब इतना ही मान आएगा। तो बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो आ गया परिमाण। ठीक, प्रकृति क्या है, आकर्षण का है, परिमाण कितना है, 4.05 न्यूटन का बल लग रहा है। इनकी दिशा क्या है, दोनों आवेशों की तरफ है, एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं आकर्षण का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला में कितने वेरिएबल हैं, 1/4πε0 का मान फिक्स होता है, तो एफ के है, के है, Q1 Q2 R, मतलब कि 3 4 5 वेरिएबल हैं। पांचों वेरिएबल में से अगर किन्हीं 4 का मान दिया है तो पांचवा आराम से निकल जाएगा, पक्षांतर करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला सवाल हम लोग, जो कि कूलाम के नियम पर ही है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा इसको दिमाग लगा समझिए तब समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है, 2 समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिए जाते हैं, एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, उन पर अंतिम आवेश की गणना कीजिए। इसको ध्यान समझिए कि 2 समान गोले थे, मतलब आकार में समान थे, पहले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश थे। पहले क्या था, इन दोनों पर विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश था, मतलब एक पर धनावेश रहा होगा, एक पर ऋणावेश रहा होगा, जिनकी वजह से इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। ठीक, और उस समय एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर इनके बीच जो डिस्टेंस था वो कितना था, 90 सेंटीमीटर दूरी थी इनके बीच की। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया गया। जब 2 आवेशों के ऑब्जेक्ट को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो उन दोनों में आवेश का संचारण, आवेश का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती, या अभी विभव पढ़ाएंगे तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि दोनों आवेशों को अगर एक दूसरे से टच करा दें किसी वायर के द्वारा या फिर डायरेक्टली टच करा दें तो उन दोनों ऑब्जेक्टों में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक उन दोनों पर विभव समान नहीं हो जाते। ठीक है, तो जब इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करा दिया जाएगा तो आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा, और आवेशों का स्थानांतरण शुरू होते होते इन दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। ठीक, उस आवेश की मात्रा को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल क्यू है, मतलब स्पर्श कराने के बाद अगर इनको फिर से 90 सेंटीमीटर दूर पर रख दिया गया तो मान लीजिए यहाँ पर आवेश है क्यू, यहाँ पर भी आवेश हुआ क्यू। ठीक, दोनों पर समान प्रकृति के आवेश हो जाएंगे स्पर्श कराने के बाद, जिनकी वजह से इनके बीच में अब प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। ओके, तो जब इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने लग रहा है उसके बाद क्या कर रहा है, मतलब एक दूसरे को
इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब धकेलने वाला फोर्स लगाते हैं, धकेलने वाला फोर्स लगा रहे हैं, उसी लाइन में लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल की दिशा होती है, उन पर अंतिम आवेश की गणना कीजिए, मतलब आवेश क्या है, क्यू का मान निकालना है। आइए समझते हैं हम लोग। देखिए दिया क्या है, हम लोग पास गिवन है, जिसको दिया गया है बोलते हैं, हमारे पास दूरी दी गई है, दूरी कितना है 90 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में बताते हैं, कितना होता है 90 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर वाला 10 घाते माइनस 2 मीटर होता है, 90 सेंटीमीटर वाला 90 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिकर्षक बल का मान दिया है इन दोनों के बीच में, कितना है 0.025 न्यूटन। एक चीज और ध्यान से देखिए, इस सवाल में ये नहीं कहा गया है कि किसी माध्यम हम लोग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं कैपिटल के परावर्तनांक वाले। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि जितना ये पूरा सेटअप हो रहा है ये निर्वात अथवा वायु वाले मीडियम में हो रहा है, ठीक है। निर्वात अथवा वायु के लिए जो माध्यम के परावर्तनांक कैपिटल के एक मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा निर्वात अथवा वायु में हो रहा है तो k बराबर 1 हो चुका है, ठीक। उस पर अंतिम आवेश क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हमें कूलाम का नियम का फार्मूला कितना पता है, या बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ जो Q1 है वो Q2 के बराबर, क्योंकि स्पर्श कराने के बाद बराबर परिमाण में और बराबर प्रकृति के मतलब एक ही प्रकृति के आवेश हो जाते हैं, उसको हम लोग क्यों मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो F का मान कितना दिया है, F का मान है 0.025 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, और Q1 Q2 दोनों क्यों हो चुके हैं, गुणा हो जाएगा क्यों का क्यों में क्यों स्क्वायर हो जाएगा, बटे R स्क्वायर। R का मान कितना है 90 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 बटे 1000 लिख सकते हैं। लिख हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हल करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ 9 गुणे 10 घाते 9 हो गया, क्यों स्क्वायर हो गया, बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9×9=81 लिख के 00 गुणे 10 घाते माइनस 2 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 9 से 9 बार में जाएगा, नीचे 900 आएगा, ठीक। 25 एकम 25, 25 चौका 100 होगा, एक जीरो है 1/40 हो गया, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्यों स्क्वायर बराबर निकालते हैं, तो क्यों स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 1 बचा है, ठीक, और नीचे क्या है इसके 90 है, और गुणे 10 घाते माइनस 4 दोनों इधर आएंगे, तो हो जाएगा गुणे 90 गुणे 10 घाते माइनस 4 बटे में क्यों स्क्वायर के पास में क्या है 10 घाते 9 लगा है, और इधर 4 बचा है, तो 4 गुणे 10 घाते 9 हो गया, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं थोड़ा सा हम, तो क्यों स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, इसको 9/4 हम लोग कर लें, 9/4 गुणे 10 की पावर, देखिए 90 का एक जीरो बचा है तो 10 घाते 1 हो गया, और 10 घाते माइनस 4 का -4 हो गया, और नीचे प्लस में 9 है 10 की पावर में, ऊपर आएगा तो -9 हो जाएगा। तो क्यों स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9/4 गुणे 10 घाते 9 4 13, 13 में से गया -12 हो जाएगा, ठीक है। हमको आवेश का मान निकालना है, तो क्यों बराबर, देखिए इधर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कड़ी में 9/4 गुणे 10 घाते -12, तो क्यों बराबर हमें क्या मिला 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 4 का 2, ठीक, गुणे 10 घाते -12 का वर्गमूल 10 घाते -6 हो जाता है, ठीक है। जितना यहाँ पावर रहता है वर्गमूल निकालने पर उस पावर का आधा हो जाता है, ठीक है। तो क्यों बराबर इसको हल करेंगे, वो भी प्लस माइनस के साथ रहता है, तो 3/2 को हल करेंगे कितना आ जाएगा +-1.5 गुणे 10 के घाते -6। इतना कूलाम का, या तो हो सकता है दोनों धनावेश हो स्पर्श कराने के बाद, या फिर हो सकता है दोनों ऋणावेश हो स्पर्श कराने के बाद, और उस आवेशों की मात्रा स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर कितना हो जाएगी, इतना परिमाण के रूप में रहेगा, हो सकता है दोनों प्लस रूप में रहे, दोनों माइनस रूप में रहे, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे ही देखिए। अब अगला सवाल हम जो बताएंगे
थोड़ा अगले फार्मूला बताएंगे, क्योंकि कई फार्मूला है, सब पर थोड़ा थोड़ा सवाल बता दें जिससे आप लोग करने में आसानी रहे। तो देखिए सवाल तभी आएगा बढ़िया से जब उसको बढ़िया से समझ के फिगर द्वारा जितना हो सके उतना अगर हम बना लेते हैं तो काफी अच्छे समझ में आने लगता है हमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, देखिए आप लोग, अब जो अगले हम कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं वो जो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत था, उस पर न्यूमेरिकल है और इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, पहले इसके बारे में, इसकी स्टार्टिंग से सब पहलुओं पर ध्यान देते हैं। देखिए राशियां दो प्रकार की होती है, हम लोग पता है, एक होता है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। जो योग होता है, जोड़ जिसे हम बोलते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अदिश योग होता है, एक होता है सदिश योग। अदिश योग और सदिश योग में क्या अंतर होता है? अदिश योग में अदिश योग में अगर कहीं लिखा है -3, -5, 4, 12, अगर पूछ लिया जाए इन संख्याओं का अदिश योग क्या होगा, तो अदिश योग अगर हमको निकालना रहेगा तो इनको उनके ही चिन्ह के साथ हूबहू वैसे हैं लिखकर उसको हल कर देते हैं। 12 4 18, 5 3 8, कितना आ गया, प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक, 12 4 16 8 आ जाएगा ना। ये तो हो गया अदिश योग, उनको ज्यों के त्यों चिन्ह के साथ उनको लिख देते हैं और हल कर देते हैं। अब सदिश योग क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सदिश योग में ऐसे नहीं जोड़ते हैं, सदिश योग में हम जोड़ते हैं दिशा के अनुसार जोड़ते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट के जो दाहिनी तरफ की चीजें होती हैं उनको हम लोग प्लस में कंसीडर करते हैं, जो बाईं तरफ की होती है उनको माइनस में कंसीडर करते हैं। जो उसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर की तरफ होती है उनको प्लस में कंसीडर करते हैं, जो नीचे की तरफ होती है उसको माइनस में कंसीडर करते हैं। उसके अनुसार हम लोग दिशा के अनुसार सदिश राशि को जोड़ते हैं, क्योंकि सदिश का मतलब ही होता है जिसमें परिमाण दिशा दोनों हो। तो इनको जब इनका जो योग निकाला जाता है, इनका जो परिणामी निकाला जाता है, उनको दिशा के अनुसार ही जोड़ा घटाया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे सदिश राशि के योग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस पर इस दिशा में लग रहा है 15 न्यूटन का बल और इसी के बाईं तरफ दिशा में लग रहा है 7 न्यूटन का बल। अगर अब हम पूछ लें कि P पर जो परिणामी बल निकल रहा है वो कितना लग रहा है, तो P क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, एक संदर्भ बिंदु है। यहां से जो दाहिनी तरफ बल है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो प्लस में 15 हो गया न्यूटन। जो रेफरेंस पॉइंट की बाईं तरफ है वो कितना है, 7 न्यूटन है, तो उसको हम लोग माइनस में लेते हैं 7 न्यूटन। जब इनको हल करें कितना आएगा, 8 न्यूटन आया। ये जो 8 न्यूटन आ रहा है वो भी प्लस में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि P बिंदु पर जो परिणामी बल है उसका जो परिमाण है वो 8 न्यूटन का है, और जो परिणामी बल की जो दिशा है, देखिए यहां पर प्लस लिखा गया है तो हम लोग दाहिनी तरफ को प्लस में ले रहे हैं, मतलब कि P बिंदु पर दाहिनी तरफ ही परिणामी बल लगेगा 8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सदिश योग। सदिश योग के हिसाब से उसका परिणामी निकालना। ये क्या है, इन संख्याओं का अदिश योग है जिनको उनके ज्यों के त्यों चिन्ह के साथ ही लिख के हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर इनको ज्यों के त्यों चिन्ह के साथ लिखकर नहीं जोड़ते 15 7 22 हो जाता, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इनको दिशा के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि ये अदिश राशि है तो इनमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो ज्यों के त्यों ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, अभी और इसके बारे में समझते हैं, तभी हम अध्यारोपण के सिद्धांत पर जितने भी सवाल बनेंगे सदिश राशियों को, उनको हम आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा और समझना है कि अगर मान लीजिए किसी बिंदु पर क्षैतिज से या फिर ऊर्ध्वाधर से ही कोई अगर सदिश राशि किसी एंगल पर लग रही होती। सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, देखिए बल भी सदिश राशि है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लोग पढ़ रहे हैं,
बल सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, वॉल्यूम का आघूर्ण सदिश राशि, अभी और आगे अगले चैप्टर में भी आएंगे सदिश राशियां। ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इन सदिश राशियों से संबंधित जो भी सवाल आएंगे, अगर एक बिंदु पर कई सारे लग रहे होंगे, जैसे एक बिंदु पर कई बल लग रहे हैं, उनका परिणाम ही निकालना हुआ, एक बिंदु पर कई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उनका परिणाम ही निकालना हुआ, एक बिंदु पर कई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उनका परिणाम ही है, एक बिंदु पर कई बलयों का आघूर्ण, उनका परिणाम ही निकालना हुआ। तो सबका एक सटीक तरीका है, आसान तरीका, जिसको मैं एकदम स्टार्टिंग से सब कंसेप्ट को उनके बारीकियों से समझाते हुए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु P था जिन पर ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज, क्षैतिज में बाईं तरफ भी हो सकता था क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर में नीचे तरफ भी हो सकता था क्षैतिज, सॉरी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज से किसी एंगल पर कोई सदिश राशि लगी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल पर सदिश राशि में अगर हम बल को लेते हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा है, मतलब P बिंदु पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पर 10 न्यूटन का बल लगा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 10 न्यूटन जो बल लगा है, ये किस चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में। इनको पहला चतुर्थांश, इनको दूसरा चतुर्थांश, इनको तीसरा चतुर्थांश, इनको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 न्यूटन का बल है, इस एक क्या है? पहले चतुर्थांश के अंदर है। इस 10 न्यूटन के बल को हम पहले चतुर्थांश में ही एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों भागों में हम इसका कंपोनेंट घटक निकाल सकते हैं। घटक निकालने का एकदम आसान तरीका क्या है कि जिस भुजा पर जो तिरछी सदिश राशि है वो लगी हो, तो उस भुजा पर हमेशा उस तिरछे जो सदिश राशि है उसका कास वाला भाग आता है। मतलब हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन जो बल थीटा एंगल पर है क्षैतिज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, इस भुजा पर हम लोग लिख सकते हैं 10 कास थीटा। ठीक, ऐसी पहली चतुर्थांश में जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई डायरेक्शन है पॉजिटिव वाला, इस पर एंगल नहीं लगा है इस भुजा पर, तो जिस भुजा पर एंगल नहीं लगा होता है उस पर हमेशा उस सदिश राशि का साइन वाला भाग आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10 साइन थीटा लिख सकते हैं। और जब इस 10 न्यूटन के दोनों कंपोनेंट, एक कास वाला एक साइन वाला आ जाता है, तो अब इस 10 न्यूटन के बल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है न्यूमेरिकल लगाते समय। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए यही थीटा एंगल अगर ऊर्ध्वाधर के साथ लगा होता, जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैंने बताया कि जिस भुजा से कोण लगी होती है उस पर हमेशा कास वाला भाग आता है, तो यहाँ क्या चला जाता है? 10 कास थीटा चला जाता है। और इधर एंगल नहीं लगा है तो इस पर क्या आ जाता है? 10 साइन थीटा चला जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में अध्यारोपण के सिद्धांत जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनमें सब ये हेल्पफुल होंगे, वो सब आएंगे, इसलिए हम बता दें थोड़ा सा पहले से ही। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, इसके आगे बताना है। अब थोड़ा और समझते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत में जो भी हम निकालेंगे परिणामी किसी भी सदिश राशि का, अगर एक बिंदु पर कई सदिश राशि अप्लाई हो रहे होंगे किसी किसी एंगल पर, तो उनको न्यूमेरिकल लगाते समय हम स्टेप वाइज चलेंगे तो न्यूमेरिकल हमको लगाना आसान हो जाए। जैसे पहला स्टेप क्या है कि सभी तिरछे सदिश राशियों की दिशा निर्धारित करते हैं। दूसरा नंबर, उस तिरछे सदिश राशि का दिए हुए चतुर्थांश में एक्स अक्ष व वाई अक्ष में उनका घटक
ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा स्टेप देखते हैं। फिर x अक्ष में, x अक्ष व y अक्ष में उस सदिश राशि का अलग अलग परिमाण निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर परिणामी, फिर उस सदिश राशि का अंतिम में परिणामी ज्ञात करते हैं। एक और है, उसकी दिशा को भी ज्ञात करते हैं। देखिए अभी ये सब पढ़ने में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे आपको, अभी बताने ही जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जब इन स्टेपों को हम फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे सवाल से देखते हैं, ध्यान से समझिए इनके सवालों को। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चतुर्भुज है, ये सवाल ही है जो कि किताब में है। ठीक, एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, वर्ग है। ध्यान से देखिए सब लोग, और इसके 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी हैं, और ए बिंदु पर है प्लस क्यू कूलाम का आवेश, बी पर है माइनस क्यू कूलाम का, सी पर भी माइनस क्यू है, और डी पर भी कितना है, मान लेते हैं ए माइनस क्यू कूलाम का ही आवेश। ठीक है, और इस वर्ग की किसी एक भुजा का मान दिया है स्मॉल ए। ध्यान समझिए आप लोग। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर ये वर्ग है, अगर एक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है तो सभी भुजाओं की लंबाई स्मॉल ए होगी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो सब ए भुजा के हो जाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमको किसी एक बिंदु पर कुल बल का मान निकालना है, चाहे ए पर, चाहे बी पर, चाहे सी पर, चाहे डी पर, जिस प्रकार सवाल में कहा हो, अगर सवाल में दे दिया है कि बिंदु डी पर कुल बल का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु डी देखिए कहां है, यहां है। इस बिंदु पर जो ए बी सी और डी खुद पर जो आवेश रखा गया, इन सभी आवेशों के कारण सिर्फ बिंदु डी पर कितना बल लग रहा है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी एक स्पेस में कई चार्ज रखे गए हैं, तो उन सभी चार्जों के कारण किसी एक चार्ज पर जो बल लगता है वो क्या होता है, वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। हम लोग यही पढ़े थे, जितने भी आवेश रखे जाएंगे उन सभी के कारण किसी एक पर जो बल लगेगा, वो अध्यारोपण सिद्धांत से ऐसा हम लोग निकालते हैं। लेकिन इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए बिंदु डी पर हमको कुल बल निकालना है, इसको मिटा रहे हैं। हम लोग निकालना है क्या कि एफ डी कितना होगा, बिंदु डी पर कुल कितना बल होगा। ठीक है, तो बिंदु डी पर अगर हम कहें कि बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, देखिए ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, डी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है।
प्रकृति अलग रहती है तो आकर्षण बल लगता है। मतलब बिंदु डी पर जो बल लगेगा वो आकर्षण के बल मतलब प्लस क्यू की ओर लगेगा, उसको हम लोग मान लेते हैं F1। ठीक है, अब जो बिंदु सी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, डी पर भी माइनस क्यू है, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, प्रतिकर्षण बल लगेगा धकेलने वाले डायरेक्शन में। तो बिंदु डी पर जो बिंदु सी पर आवेश रखा है उसके कारण जो बल लगेगा धकेलने वाले डायरेक्शन मतलब दूर की ओर, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है F2। देखिए एक और आवेश है बिंदु बी पर माइनस क्यू का, ये भी कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, डी पर भी ऋण आवेश है, समान प्रकृति प्रतिकर्षण बल। तो इनके बीच में जो बल लगेगा इस विकर्ण दोनों आवेशों मिलाने वाली रेखा पर प्रतिकर्षण बल मतलब दूर की ओर लगेगा, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है F3 मान लेते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो हमेशा किसी भुजा से बराबर बराबर कोण पर जाते हैं। वर्ग का जो भुजा होती है हमेशा 90 डिग्री पर लगा होता है, तो जो विकर्ण जाता है बराबर बराबर कोण मतलब कि 45-45 डिग्री के कोण पर चला जाता है। तो भाई यहाँ तो कोण निकालना आसान था कि वर्ग के विकर्ण बराबर कोण पर चले जाते हैं, लेकिन कभी हो सकता है ऐसी आकृति आ जाए जहां कोण निकालना पड़े त्रिभुज के भुजाओं के नियम से या समांतर चतुर्भुज के नियम से, जो भी रहे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें पहला वाला काम हो चुका है, स्टेप 1 फॉलो हो चुका है, सभी तिरछे सदिश राशियों की दिशा निर्धारित करते हैं। तो तिरछे में देखिए F3 है और बाकी और दो सदिश राशियां F1 है F2 है, सबकी दिशा हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। अब बिंदु डी को हम लोग अलग बना लेते हैं, बिंदु डी को अलग हम लोग बना लेते हैं। ठीक, जिस पर देखिए F1 बल लग रहा है ऊपर की ओर, F2 बल लग रहा है x अक्ष में बाईं तरफ की ओर, और एक तिरछा बल लग रहा है F3। एक चीज और ध्यान से देखिए कि अगर ये 45 अंश का कोण है तो ये भी कितना होगा, 45 अंश का ही कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो डीबी वाली लाइन है और जो डीसी वाली लाइन है एक दूसरे को इसी प्रकार प्रतिच्छेदित किए हैं, 45 है 45 अंश कोण ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक, देखिए पहला स्टेप फॉलो हो चुका है, सबकी दिशा निर्धारित हो चुकी है। दूसरे स्टेप पर आते हैं, उस तिरछे सदिश राशि का दिए हुए चतुर्थांश में x अक्ष y अक्ष में उनका घटक ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए तिरछा सदिश राशि यही है जो कि 45 डिग्री घुमा है। हम लोग पहले अक्ष बना लेते हैं बढ़ाकर आगे, इसमें भी आगे बढ़ा लेते हैं, इधर भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो जो तिरछा सदिश राशि वो किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक, जो F3 वाली सदिश राशि है वो माइनस x वाले डायरेक्शन से 45 अंश के कोण पर लगा है। तो माइनस x वाली भुजा पर इस F3 का जो घटक आएगा वो क्या हो जाएगा, F3 cos 45 हो जाएगा। मैंने बताया कि जिस भुजा पर कोण लगी होती है उस भुजा पर उस सदिश राशि का कास वाला भाग जाता है, कास वाला कंपोनेंट घटक जाता है। और उसी चतुर्थांश में जो y अक्ष में निगेटिव डायरेक्शन में है इस पर कोण नहीं लगा है, तो इस पर इसी सदिश राशि का साइन वाला घटक चला जाता है। अब जब हम इसका इस तिरछे सदिश राशि के घटक निकाल लेते हैं तो इस तिरछे सदिश राशि को भूल जाते हैं सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, देखिए x अक्ष y अक्ष में उनका घटक ज्ञात हो चुका है, y अक्ष है नीचे माइनस वाला, x अक्ष है इधर बाईं तरफ माइनस वाला। उसके बाद क्या है, फिर x अक्ष और y अक्ष में उस सदिश राशि का अलग अलग परिमाण निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बल निकालना है ना, तो बल का x अक्ष में कुल कितना बल लग रहा है, y अक्ष में कितना बल लग रहा है कुल d पॉइंट पर, उसको हम लोग निकालते हैं। तो x अक्ष में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एच। x अक्ष मतलब कि क्या है, क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल की एच यहाँ लगा है। इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा मतलब क्या होता है, कुल, योग, जोड़। ठीक है, तो कुल बल क्षैतिज दिशा में कितना लग रहा है उसको ऐसे हम लिखेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि डी के दाहिनी तरफ जो भी बल होते हैं
डी क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है। इसके दाहिनी तरफ जो बल होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, बाईं तरफ बल को माइनस में लिखेंगे। दाईं तरफ कोई बल नहीं है, उसको लिखेंगे ही नहीं। बाईं तरफ में कौन कौन सा बल है, बाईं तरफ में एक F2 है, एक क्या है F3 cos 45 है, ठीक है, F3 यहाँ का है। तो बाईं तरफ को माइनस में लिखते हैं, तो माइनस में क्या हो गया, F2 हो गया, और माइनस में क्या हो गया, F3 cos 45 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माइनस दोनों में कॉमन है, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचे कितना, F2 प्लस F3 cos 45, सिग्मा FH बराबर माइनस, अब ध्यान से देखिए F2 क्या है, जो F2 बल है वो C और D पर रखे माइनस क्यू बलों के कारण लगने वाला जो प्रतिकर्षण का बल है, उस बल का मान क्या है, F2 है। तो अगर दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच कितना बल लगता है, बल का फार्मूला कूलॉम के नियम के अनुसार यही है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर निर्वात हो, वायु होता है, तब किसी माध्यम होता है, कैपिटल के लग जाता है, ठीक। तो F2 क्या है, D और C पर जो आवेश स्थित है स्मॉल a दूरी पर, उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है। तो बल का हम लोग फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0, ठीक। अब कुछ सेटअप दिया नहीं गया है किस माध्यम हो रहा है किस माध्यम नहीं, तो हम लोग निर्वात अथवा वायु मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद Q1 Q2 होता है, मतलब D और C पर किस प्रकार के आवेश हैं, दोनों माइनस वाले हैं, लेकिन सदिश राशि तो मैंने बताया था चिन्ह के साथ नहीं लिखते, इसे बिना चिन्ह के लिखें, मतलब क्यों और क्यों हो जाएगा, बटे क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है डी और सी के बीच में, ए है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस F3 cos 45, F3 किसका मान है, देखिए F3 जो मान है वो डी और बी पर जो आवेश स्थित हैं उनके कारण जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं 1/4πε0, दोनों के परिमाण लिखते हैं क्यों इंटू क्यों हो जाएगा बटे में। अब देखिए ध्यान से, डी और बी के बीच में दूरी कितना होगा, अगर बी सी डी त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंब है, आधार है, ठीक। और बीच वाली भुजा कर्ण है, तो जो अगर लंब और आधार का मान बराबर रहता है, जो कर्ण का मान होता है उसमें से एक लंब को लिखकर कर्ण में 2 लगा देते हैं, वही उसका मान हो जाता है, ठीक है। याद करने का तरीका है, नहीं तो फिर फार्मूला लगाकर हम लोग निकालते पाइथागोरस प्रमेय से, इतना ही आता। तो देखिए क्यों क्यों दोनों हो गया, डी और सी पर, डी और बी पर जो आवेश स्थित है, बटे क्या होता है दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है, 1 कड़ी में 2 है, तो 1 कड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू cos 45 है, cos 45 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, जो सिग्मा FH का मान है, ध्यान से देखिए, इन दोनों जो टर्म है इनमें कॉमन कौन कौन सी चीज है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर गुड़ा हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, बटे में ए स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर भी आएगा। तो जो जो कॉमन उसको कॉमन हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 प्लस यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पर जब कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो 2 बन जाएगा, इधर एक और कड़ी 2 लगा है तो 2 कड़ी में 2 बन जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा FH का मान कितना हो गया, माइनस 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग हल करेंगे, कितना आएगा, 2 कड़ी में 2 प्लस 1 बटे 2 कड़ी में, इतना आ जाएगा बिंदु डी पर क्षैतिज दिशा में लगने वाला कुल बल, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे कि बिंदु डी पर जो ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लग रहा है उसका मान कितना होगा, ठीक। तो उसको हम लोग पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इन सब स्टेप को हम मिटा देते हैं, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे इसको पहले से ही, बाकी हम बोलते जाएंगे तो आप लोग समझ ही लेंगे।
तो अब हम लोग निकालेंगे कि बिंदु डी पर जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना बल लग रहा है उसका मान निकालेंगे। उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे सिग्मा एफ भी। तो देखिए बिंदु डी पर जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल है उसको प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में F1 हो जाएगा, और जो नीचे की तरफ है उसको माइनस में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस F3 साइन 45। ठीक, तो सिग्मा एफ भी का मान कितना हो जाएगा, F1 देखिए, जो F1 बल है, यहाँ देखिए F1 बल ए और डी पर जो आवेश स्थित है प्लस क्यू और माइनस क्यू इन दोनों के कारण है, स्मॉल ए डिस्टेंस पर। तो इनके लिए फार्मूला कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का परिमाण क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस F3 क्या है, F3 देखिए डी और बी पर जो आवेश स्थित है उनके कारण प्रतिकर्षक बल है 1/2 मीटर दूरी पर। यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परिमाण के स्क्वायर बटे 1/2 का स्क्वायर साइन 45 से उसका मान 1/2 होता है। तो सिग्मा एफ भी कितना हो गया, इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, क्या क्या कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक बचा, ठीक, यहाँ माइनस, यहाँ देखिए नीचे कर्डिम 2 का स्क्वायर 2 बचेगा, और यहाँ कर्डिम 2 बचा है वो बच जाएगा, ठीक है, बाकी सब सिमिलर है। ठीक, सिग्मा एफ भी का मान कितना आ गया, इसका मान होता है 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसको जब अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 कर्डिम 2 माइनस 1 बटे 2 कर्डिम में 2 आ जाएगा। ये क्या हुआ, बिंदु डी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल इतना बल लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा बिंदु डी बना ले पहले। ध्यान दीजिए जो सिग्मा एफ एच का मान है पूरा किसमें है, माइनस में है, देख रहे हैं ना, मतलब क्षैतिज दिशा में कुल बल का परिमाण इतना है, माइनस लगा है मतलब कि निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है। तो इधर की तरफ हम लोग क्या बना लेंगे, बाईं तरफ जो कि निगेटिव एक्स का डायरेक्शन है सिग्मा एफ एच हो जाएगा। जो सिग्मा एफ भी का मान पूरा किस में चल रहा है, यहाँ देखिए प्लस में, पूरा प्लस में चल रहा है मान, तो प्लस मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्लस मान किधर होता है, संदर्भ बिंदु को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब कि डी बिंदु पर ऊपर के साइड में सिग्मा एफ भी, ठीक है। अब क्या हो गया, दो सदिश राशियां जो कि सिग्मा एफ एच और सिग्मा एफ भी हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गई हैं। तो अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं तो उनका परिणामी जो निकाला जाता है उनका मान कितना होता है, कर्डिम कितना होता है सिग्मा एफ एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ भी का स्क्वायर होता है। डी बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ एफ डी हम लोग लगा देंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए निकालते, जहां जहां एफ लिख रहे हैं वहां वहां कैपिटल ई लिखते, जिस भी सदिश राशि के लिए निकालेंगे उस सदिश राशि का सिंबल वहां पर चला देंगे, ठीक है। तो एफ डी का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ एच है उसमें इतना क्वांटिटी और सिग्मा एफ भी में इतना क्वांटिटी पूरा सेम है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक बार पूरा रूप में लिख ही लेते हैं, नहीं तो ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ये कितना है, पहली बात देखिए माइनस क्वांटिटी है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस को हटा ही देते हैं। ये कितना है 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक है, 2 कर्डिम 2 प्लस 1 बटे 2 कर्डिम 2 इतना की स्क्वायर प्लस फिर 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 2 कर्डिम 2 माइनस 1 बटे 2 कर्डिम 2 इतने का होल स्क्वायर।
अब ध्यान से देखिए, जो एफ डी आएगा मतलब डी बिंदु पर जो परिणामी बल होगा, देखिए जब इतने पूरे पद का हम स्क्वायर करेंगे, इतने का भी स्क्वायर होगा पूरे का, इतने का भी स्क्वायर होगा, तो दोनों क्वांटिटी जब स्क्वायर रहता है, और ध्यान से देखिए, अगर कड़ी के अंदर कहीं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग बाहर सिर्फ ए लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर दोनों क्वांटिटी सेम है, स्क्वायर रूप में चल रहे हैं, बाहर निकाल कर हम ए लिख सकते हैं। तो इतना तक क्वांटिटी जो है उतना सेम है, दोनों स्क्वायर रूप में चल रहे हैं, तो कड़ी बाहर निकलेगा बिना स्क्वायर के हो जाएगा, मतलब कि कितना मिलेगा, 9 गुणे 10 घाते 9, मतलब वही सेम टू सेम मिल जाएगा पूरा, क्यों स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर क्या बचा, इतने पूरे टर्म का स्क्वायर प्लस इतने टर्म का स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, 2 कार्डिम 2 प्लस 1 बटे 2 कार्डिम 2 का स्क्वायर प्लस 2 कार्डिम 2 माइनस 1 बटे 2 कार्डिम 2 का स्क्वायर। ओके, तो एफ डी बराबर कितना हो गया, 9 गुणे 10 घाते 9 क्यों स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। देखिए इनका जो हर है वो भी समान है, जब इनका भी स्क्वायर करेंगे तो कड़ी के बाहर हम लोग इसको बिना स्क्वायर के लिख सकते हैं बाहर निकालकर। तो अंदर क्या बचेगा, जो अंश में है उसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी जो अंश में है उसका होल स्क्वायर है। अगर इसको हम लोग हल कर दें होल स्क्वायर ओपन करके, तो ए स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 कार्डिम 2, यहाँ भी 8 प्लस 1 माइनस 4 कार्डिम 2, कितना बचेगा। तो एफ डी का मान ओवरऑल कितना हो गया, 9 गुणे 10 घाते 9 क्यों स्क्वायर बटे में 2 कड़ी में 2 ए स्क्वायर। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 9 9 18 हो गया। अब 18 को कड़ी बाहर निकालते हैं, उसको हम लिखते हैं 3 कड़ी में 2। ठीक, 3 त्रिका 9 दूना 18, इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट भी जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर 9 त्रिक 27 गुणे 10 घाते 9 क्यों स्क्वायर बटे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो बिंदु डी पर जो परिणामी बल लग रहा है उसका परिमाण इतना है बटे में, और ए स्क्वायर लगा ही है, इतना न्यूटन का बल लग रहा है परिणामी बल। परिणामी बल की दिशा भी होती है, देखिए जो परिणामी बल आया वो तो बीच में कहीं जाएगा एफ डी, लेकिन हमको पता नहीं कितने एंगल पर जा रहा है, मतलब हमें ना पता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा से कितने एंगल जा रहा है या फिर क्षैतिज दिशा से कितने एंगल जा रहा है। हम लोग मान लेते हैं क्षैतिज दिशा से 5 एंगल। अब देखिए ये तो परिमाण निकल गया है, यहाँ देखिए परिमाण निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे कि क्षैतिज से कितने एंगल पर गया फाई का मान। अगर हम लोग इसको यहाँ पर रिजॉल्व कर लें, जो सिग्मा एफ भी है यही कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ भी ये भी हो जाएगा, और नीचे वाला साइड क्या था, सिग्मा एफ एस था। अगर हम लोग 10 फाई लगाएं तो 10 फाई बराबर क्या, लंब बटे आधार सिग्मा एफ भी बटे सिग्मा एफ एच। ठीक, तो 10 फाई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ भी वन कहाँ निकला है, यहाँ निकला है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9 क्यों स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 2 कड़ी में 2 माइनस 1 बटे 2 कड़ी में 2 बटे सिग्मा एफ एच का मान कहाँ है, यहाँ है। उसको देखिए परिमाण के साथ लिखते हैं, उसका माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक्स वाला डायरेक्शन माइनस में था, तो माइनस की तरफ आ चुका है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसी दिशा में माइनस चिन्ह के कारण ही तो हम बाई दिशा में खींचे थे सदिश राशि, इसका हम चिन्ह नहीं लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 घाते 9 क्यों स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 2 कड़ी में 2 प्लस 1 बटे 2 कड़ी में 2। इसमें देखिए इतना पूरा क्वांटिटी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 फाई बराबर
2 कार्डियम 2 माइनस 1 बटे 2 कार्डियम 2 प्लस 1। तो चाहे तो इतने पर ही हम छोड़ सकते हैं या फिर इसका परिमेय कर करके आगे निकाल सकते हैं। तो इधर मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। तो आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, ठीक। तो हम इधर वाला भाग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। इसके बाद इधर देखना है। तो tan फाई बराबर, अगर हम लोग इसके उल्टे साइन से परमेयीकरण कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूना 4 कार्डियम 2। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 कार्डियम 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1। तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा 8 1 9 माइनस 4 कार्डियम 2 बटे 8 में से 1 गया 7। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स 9 माइनस 4 कार्डियम 2 बटे में 7। मतलब कि इस क्षैतिज दिशा से इतना एंगल पर परिणामी जाएगा एफ डी, जिसका परिमाण है इतना, ठीक है। मतलब कि इस वर्गाकार जो आकृति थी, यहां पर जो इस प्रकार के आवेश बटे हुए थे, सभी आवेशों के कारण बिंदु डी पर जो परिणामी बल लगा वो इतने के बराबर लगा, ठीक। और परिणामी बल जो जिस दिशा में गई, कितने दिशा पर गई, इतने अंश के कोण पर गई। किस चतुर्थांश में गई, तीसरे चतुर्थांश में गई है वो, और क्षैतिज दिशा से इतने एंगल पर गई है। अब जाकर सवाल पूरा कंप्लीट होता है। ये नियम पूरा सभी प्रकार के सदिश राशियों के एक से अधिक मानों के लिए पूरा एप्लीकेबल होता है। इसी प्रकार ये हल किया जाएगा। अभी आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी संबंधित सवाल आएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से भी संबंधित सवाल आएंगे, वॉल्यूम के आघूर्ण से भी संबंधित सवाल आएंगे। ये सभी सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशियों को हमेशा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर उनका जो परिणामी निकाला जाता है, इन्हीं सब विधियों से लगाया जाता है। किताब पर कहीं कहीं शॉर्ट में दे देता है तो उसको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो पूरा प्रोसीजर ये है लगाने का, पूरा स्टेप वाइज हमने इसको फॉलो कराया, इसको सॉल्व कराया। देखने में बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन प्योर कैलकुलेशन है, जो कि हम लोग कक्षा 11 कक्षा 10 तक तो आराम से पढ़े हैं। पूरा घातांक कड़ी है, जोड़ घटाना, यही सब है और कुछ नहीं है विशेष, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको बैक करके पीछे करके रिपीट करके बार बार देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार अगर अच्छे समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए दिमाग में बना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में अभी 1-2 लेक्चर और न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।